हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन से हिंदी बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, आप कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं जो 100 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं 100% इसी क्वेश्चन में से ही आएंगे। मैं उन्हीं क्वेश्चन को बता रहा हूं जो पिछली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया विशेष, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी विस्मय बोधक, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। कोई से भी ऑप्शन पे हम टिक लगा के आगे नहीं बढ़ेंगे, हम उसको समझेंगे कि हमने ऑप्शन डी पे टिक लगाया है तो क्यों लगाया है। देखिए, दो या दो से अधिक वाक्य या शब्दों को जोड़ा जाता है, इसको हम समुच्चय बोधक की श्रेणी में लिया जाता है हमेशा। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अनुस्वार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्यंजन। अंगुली का तद्भव रूप है ऑप्शन ए अंगुल, ऑप्शन बी अंगुरी, ऑप्शन सी उंगली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उंगली। उंगली का तद्भव रूप उंगली ही होता है। हमारी आम बोलचाल भाषा में हम कहते हैं कि मेरी उंगली में चोट लग गई है, मेरी उंगली दुख रही है, मेरी उंगली कट गई है। तो अंगुली का तद्भव रूप क्या होता है? उंगली होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। समास किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्दों के मेल को, ऑप्शन बी अक्षर के मेल को, ऑप्शन सी स्वर के साथ स्वर के मेल को, ऑप्शन डी स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शब्दों के मेल को। देख नोट करिए, शब्दों के मेल को समास कहा जाता है और संधि किसे कहते हैं? हम अक्षर के मेल को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। ठीक है। क्रिया विशेषण एक भेद है। ऑप्शन ए अव्यय का, ऑप्शन बी विशेषण का, ऑप्शन सी निपात का, ऑप्शन डी समापित का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अव्यय का। देखिए, अव्यय वह होता है जो कभी भी बदलता नहीं है। आप लिंग बदल दो, कर्ता बदल दो, वचन बदल दो, कुछ भी बदल दो, पर अव्यय कभी नहीं बदलता है। ये बात आपको ध्यान रखना ही पड़ेगी। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाल, इस पंक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए साधुओं की संगति छोड़ देना, ऑप्शन बी वांछित कार्य छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन सी भक्ति छोड़कर व्यापार करने में लग जाना, ऑप्शन डी घर स्थिति के झंझट में पड़ जाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वांछित कार्य छोड़कर अन्य किसी कार्य में लग जाना। इस पंक्ति का मतलब यह तो नहीं है कि भजन करने में लग जाओ। इनडायरेक्टली यह कह रहा है कि कार्य तो अच्छा करने के लिए आए थे पर ओटन लगे कपाल, इसका मतलब यह है कि किसी अन्य कार्य में लग जाना। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी निपात, ऑप्शन सी विकारी शब्द, ऑप्शन डी उपसर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निपात। एक बात मेरी आप नोट करिए, जब भी बल का प्रयोग होता है तो बल केवल निपात के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमको यही रुकना पड़ेगा, तुमको कल ही जाना पड़ेगा, जब तक मैं ना आऊँ तुमको वहीं खड़े रहना पड़ेगा। आपको एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगी दोस्तों, जब भी किसी वाक्य में बल देकर कहा जाए समझ जाना वहाँ पे निपात है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं, हम इसको एक बार पढ़ते हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र, ऑप्शन बी परमेश्वर, ऑप्शन सी परोपकार, ऑप्शन डी विद्यार्थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विद्यार्थी। जो विद्यार्थी शब्द है उसमें गुण संधि नहीं है। आपको गुण संधि पहचानने का बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। जिन शब्दों के बीच में ए की मात्रा या एनक की मात्रा हो वह गुण संधि होगी। ऊपर के तीनों शब्दों में ए की मात्रा है परंतु विद्यार्थी में ए की मात्रा नहीं है, इसलिए विद्यार्थी गुण संधि नहीं है। आई बात समझ में आपको? ये बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए इति, ऑप्शन बी प्रारंभ, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन डी समापन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंत। आपने आदि शब्द सुना होगा ना, इसका विलोम क्या होता है? अंत होता है। गुण शब्द का विलोम है ऑप्शन ए दोष, ऑप्शन बी गुणा, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी ग्रस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
दोष। गुण का विलोम शब्द क्या होगा? दोष होगा। दोस्तों मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूँ आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। सही या गलत उसकी परवाह आपको नहीं करना है, आप उसका आंसर जरूर दें, जिससे आपको खुद अपने नॉलेज का पता चलेगा आप कितने पानी में हो। जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए शभु, ऑप्शन बी सौदस, ऑप्शन सी जराजूज, ऑप्शन डी निर्मूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सौदस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी नानी, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी रानी। इसमें से सही आंसर है ऑप्शन ए पानी। पानी के ऐसा शब्द है न तो इसको हम पुल्लिंग ले कह सकते हैं न स्त्रीलिंग कह सकते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बीच में होते हैं, जैसे पानी है, कस्टमर है। कस्टमर कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, इन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। इसका सही आंसर है 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रमेश नौकर से दूध मंगवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन सी सहायक, ऑप्शन डी समर्पक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेरणार्थक। जब भी इस तरह के प्रश्न आए कि जिसमें खुद काम न करें, किसी और व्यक्ति से काम कराए या किसी और व्यक्ति को काम बताए, इसको हम प्रेरणार्थक क्रिया मानते हैं। इस प्रश्न में आप देखिए रमेश किससे दूध मंगवा रहा है? रमेश अपने नौकर से दूध मंगवा रहा है। इसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आपको तो एक बात ध्यान रखना है, जिसमें वो खुद काम न करे, किसी और व्यक्ति से काम करवाए, वहाँ पर हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होगी। धीरे धीरे में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी द्विग। इसका सही आंसर है अव्ययीभाव समास। देखो, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी प्रश्न में कोई सा शब्द रिपीट हो तो आपको तुरंत अव्ययीभाव समास पर टिक लगा देना है। मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, जहाँ पे शब्द रिपीट हो तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा, और किसी प्रश्न में विलोम हो जैसे दिन रात तो वहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ये ऐसी पहचान बताई मैंने आपको। ठीक है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? इसमें हमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं, एक बार हम इसे पढ़ते हैं। ऑप्शन ए उसने फल खा लिए थे, ऑप्शन बी मोहन जा रहा है, ऑप्शन सी तुम कल आने वाले थे, ऑप्शन डी मैं पटना जाऊंगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला वर्तमान काल, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट काल। दूसरा होता है भूतकाल, जिसे हम बोलते हैं पास्ट, जो समय बीत गया हो। तीसरा होता है भविष्य काल, यहाँ भविष्य की बात बहुत होती है, कब जाऊँगा, कब जाने वाला हूँ, या 10 दिन बाद में इंदौर जाऊँगा। ठीक है, पहला उसने फल खा लिए थे, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? पास्ट की हो रही है, जो समय बीत गया है। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। दूसरा देखिए, मोहन जा रहा है, यहाँ किसकी बात हो रही है? वर्तमान की। वर्तमान की बात हो रही है ना कि मोहन जा रहा है। एक तो ये सही है, ये वाला। तीसरा पढ़ते हैं, तुम कल जाने वाले थे, यहाँ पास्ट की बात होने वाली है, जो समय बीत गया है। चौथा देखते हैं, मैं पटना जाऊँगा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी मोहन जा रहा है, यहाँ पे हो रही वर्तमान की बात, प्रेजेंट। ऐसी बातें आपको भी ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय स्वर है? इसमें हमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है ई, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी ए। इसका सही ऑप्शन बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात बताना चाहता हूँ। प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे ऐसा शब्द जो आपके मुख से सबसे पीछे से आवाज़ निकले या आपके गले से आवाज़ निकले, उससे बोलते हैं प्रत्यय शब्द। आपके गले से आवाज़ निकलना चाहिए। सही शब्दों को एक बार आप जोर से बोलकर देखो। एक बार आप बोलिए सही शब्दों को जोर से। जो आपकी आवाज़ है कहाँ से निकलना चाहिए? ये आपके गले से, ये कंठ से आवाज़ आना चाहिए। देखिए, आप बोलोगे तो आपका पूरा मुंह खुलेगा और आवाज़ कहाँ से आएगी? आपकी कंठ से आवाज़ आएगी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी आ। जैसे आप बोलोगे बिल्कुल आपके गले के नीचे से आवाज़ निकलेगी और आपका पूरा मुंह खुलेगा। षष्ठी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मरण, ऑप्शन बी रष्टि, ऑप्शन सी प्रलय,
ऑप्शन डी मोक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रलय। षष्ठी का विलोम शब्द प्रलय होता है। हम किसी भी व्यक्ति को कहते हैं ना कि षष्ठी का रचयिता ईश्वर है, तो इसका ठीक विपरीत क्या होगा? प्रलय होगा। आई बात समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओ और ओ वर्ण क्या कहलाते हैं? इसमें हम 4 ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी कंठ तालव्य, ऑप्शन सी कंठोष्ठ, ऑप्शन डी कंठस्थ। आप ओ बोलोगे, आपके होठ आगे की तरफ आएंगे जिससे ओष्ठ बनेगा, और ओ बोलोगे तो आवाज अंदर कंठ से निकलेगी जिससे कंठ बनेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा कंठोष्ठ हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए विरोधाभासक, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी विशेषांकित, ऑप्शन डी धनीमान। जहाँ बिना कारण के हमारा काम हो जाए, हम काम करना तो नहीं चाहते थे परंतु हमारा काम हो गया है, वहाँ हमेशा विभावना अलंकार होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विभावना अलंकार। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप अभी लाइक करें, और हमने सिर्फ 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो हमारे टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करें। अति का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए न्यून, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी नगण्य, ऑप्शन डी अल्प। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अल्प। अति का विलोम क्या होगा? अल्प होगा। अति का विलोम शब्द अल्प होता है। अब ज्यादा का विलोम शब्द कम कर सकते हो पर अति का कम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका विलोम शब्द अल्प होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए इत्याधन दी, ऑप्शन बी अति धन यादि, ऑप्शन सी अत धन आति, ऑप्शन डी इति धन आदि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अति धन आदि। रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए सूरदास जी ने, ऑप्शन बी वाल्मीकि जी ने, ऑप्शन सी तुलसीदास जी ने, ऑप्शन डी कबीरदास जी ने। इसका सही आंसर है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, यह रचनाकार है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डैश डैश नहीं होता है। इस खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा? देखिए, ऑप्शन ए अधीर, ऑप्शन बी दुखी, ऑप्शन सी चलायमान, ऑप्शन डी विचलित। देखिए, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन डी विचलित। जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है। रात दिन में कौन सा समास है? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। देखिए, इसे पहचानने को सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। जब भी प्रश्न में कोई शब्द विलोम हो जैसे दिन रात, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। इनमें से सही शब्द कौन सा है? इसमें दिया हमें ऑप्शन ए सिंगार, ऑप्शन बी संगार, ऑप्शन सी सगार और ऑप्शन डी संगार। देखो, 4 वर्ड दिए हैं जिसमें से हमें देखना सही शब्द कौन सा है। इसमें से आएगा ऑप्शन डी संगार। इस प्रकार से संगार लिखा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आएगा, बाकी ये तीनों गलत हैं। श्र एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? हमें ये बताना है जो स्वर शब्द है किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें हमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं, एक बार आप इसे पढ़ लीजिए। आपको एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगी, 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनमें 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो होता है श, दूसरा होता है ज्ञ, तीसरा होता है त्र और चौथा होता है ज्ञ। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसमें जो श्र है, जो स शक्कर का और प्लस र से बनकर श्र बना है। आई बात समझे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? हमें यह बताना है कि कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए सन्यासी, तो सन्यासी ऐसे ही लिखा जाता है, मेरे साथ बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। दूसरा होगा अकाल, अकाल हम ऐसा नहीं लिखते, अकाल ऐसा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी अनुगृहित, ये अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है, ठीक है। ये ऑप्शन डी में क्या दे रहे हैं हमें? आजीविका, ये आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। तो इसका सही शब्द कौन सा है? सन्यासी, ऑप्शन ए। इस पर आप टिक लगाइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि सही वर्ड कौन सा है, ये हमें बताना है। तो हम देखते साथ पहचान लेंगे। जिसमें ऑप्शन बी है अंताक्षरी, इसमें ऑप्शन बी आएगा अंताक्षरी, बिल्कुल सही शब्द है। बाकी जो 3 है वो बिल्कुल गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है बताइए।
इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में ऐसे लग रहा है कि चारों सही है। वंदना हम कैसे लिखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वंदना। इस तरीके से हम लिखेंगे वंदना। वो आधा न और द और न में आत्मा ना वंदना, ये सही वर्ड है। इस वीडियो से आपने कितना सीखा है, इसका टेस्ट लेने के लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका सही आंसर देना है। ये रहे 2 क्वेश्चन। ये रहे क्वेश्चन से इनके सही आंसर बताइए और साथ में आपका एड्रेस भी बताइए ताकि हम अपने अगले वीडियो में विजेता का नाम बता सकें। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए, कौन सा है। पहला दिया है हमें ऑप्शन ए दिया है साधु, तो देखो साधु तो हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया है शून्य, तो शून्य में हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया सांसारिक, तो ऑप्शन सी सांसारिक भी सही लिखा है। ऑप्शन डी हस्ताक्षेप, देख तो हमें आग में आता है हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप कब होता है। ऑप्शन डी ये गलत वर्ड है, हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, टिक लगाइए ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शन ए क्षत्रिय, तो क्षत्रिय बिल्कुल सही है, इसी प्रकार से हम लिखते हैं। ऑप्शन बी धोखा, तो धोखा भी सही है। ऑप्शन सी श्रेष्ठ, बिल्कुल सही है, श्रेष्ठ भी। ऑप्शन डी आविष्कार, ये आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है, ये ऑप्शन डी गलत है। सही क्या होगा, आविष्कार। लगाई टिक ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है बताइए। पहला दिया है ऑप्शन है हंसता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अंधेरा, ये भी बिल्कुल सही, इसी प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन सी भाभियाँ, ये गलत है। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया है नदियाँ, ये भी सही है। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिए, कभी मत भूलिए। यदि आप मेरी बात ध्यान रखोगे तो आपसे ऐसी मिस्टेक कभी नहीं होगी। देखो भाभी, ये हमने लिखा है भाभी, ये सही है। यदि एक से अधिक भाभी है तो हम इसको क्या बोलेंगे, भाभियाँ। तो इसमें क्या होगी, छोटी मात्रा लग जाएगी और या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी, ये सही है। ठीक है, इसी प्रकार से नदी, ये नदी बिल्कुल सही है। एक से अधिक नदी तो उसे हम क्या बोलते हैं, नदियाँ। तो द में छोटी मात्रा लग जाएगी, या के ऊपर बिंदी लग जाएगी, ये हो जाएगी नदियाँ। इसी प्रकार से देख मछली, सही है। यदि हम इसको बोले एक से अधिक क्या बोलेंगे, मछलियाँ, तो ल में छोटी मात्रा हो जाएगी, या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी। ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगी। बहुत से विद्यार्थियों को पता ही नहीं रहता है, वो मात्रा कुछ तो भी लगाते हैं। ये ट्रिक हर किसी को नहीं पता है, जिसको पता है उसी को पता है, आपको भी ध्यान रखना पड़ेगी। ठीक है, किसमें सही योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि योजक चिन्ह होता क्या है। ये डेश, इस डेश को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको देखना है कि योजक चिन्ह लगा किस में है। ऑप्शन डी में लगा है, प्रार्थना पत्र में, ये ऑप्शन सही है, लगाइए टिक ऑप्शन डी। प्रार्थना पत्र हम इस प्रकार लिखते हैं ना, इसके बीच में प्रार्थना पत्र के बीच में क्या लगाते हैं, हम योजक चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह को एक और किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विवरण चिन्ह होता क्या है। देखिए ये चंद्र बिंदु लगाई अपन ने, ये डैश, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। इसका एक और क्या नाम होता है, आदेश चिन्ह होता है। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आदेश चिन्ह। ये बातें आपको याद रखना पड़ेगी, तो ही आप इसको सही आंसर पे टिक लगा पाओगे, वरना गलत कराओगे एग्जाम में। हर्षपद किस विराम का एक और नाम है। पहला दिया अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह किस प्रकार से आता है, इस प्रकार से काम आता है। ऑप्शन बी लुटी विराम, इस प्रकार से है ना, यह चिन्ह, इसको बोलते हैं लुटी विराम। ऑप्शन सी लोप विराम, ये हम डे 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 इसको बोलते हैं लोप विराम। ऑप्शन डी पूर्ण विराम, इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी लुटी विराम। जो हर्षप्रद चिन्ह है उसको हम लुटी विराम चिन्ह भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एक एग्जाम्पल देखिए। नितिन सर हिंदी अच्छा है, इसमें कुछ आपको लग रहा है कि सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इस प्रकार से इसके ऊपर एक टिक ये लगाएंगे, लुटी विराम चिन्ह लगाएंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, पढ़ाते हैं। नितिन सर हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला चिन्ह कौन सा है। हमें ये बताना है कि हिंदी व्याकरण सबसे ज़्यादा किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला दिया अर्धविराम। अब पता चलना चाहिए अर्धविराम में होता क्या है। ये 2 चंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अर्धविराम। ऑप्शन बी अल्प विराम, इस देश को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार से जो कामा लगता है इसे हम बोलते हैं अल्प विराम। ऑप्शन बी अल्प विराम। ऑप्शन सी लुटी विराम, इस प्रकार से जो यह रहती है इसको हम बोलते हैं लुटी विराम। ऑप्शन डी लोभ निर्देश,
इस डेज को, ये डे 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 इसको बोलते हैं लोप निर्देश। सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है? सबसे ज़्यादा अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लगाइए टिक। निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, ठीक है, यह दिया है हमें। ऑप्शन बी दिया विवरण के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी लोक निर्देश के लिए। ऑप्शन डी समानता सूचक के लिए। ये 4 दिए, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, संकेत के लिए आपने देखे होंगे, हम बाइक या कार चलाते समय हमें रास्ते में कुछ इस प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। स्पीड ब्रेकर का या टर्न लेने का, स्कूल कॉलेज का आदि, इनके संकेत चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। रामू खेल रहा है, ये किस तरह का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरल वाक्य। देखिए सरल वाक्य किस तरीके से है? रामू खेल रहा है, इनमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सरल वाक्य होगा। दोस्तों आप वीडियो पूरा तो देख रहे हो, पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, क का उच्चारण स्थान है, हमें ये बताना है जो हम क बोलते हैं यह हमें मुख से कहाँ से उत्पन्न होता है, ये हमें बताना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया कंठ, बी दिया है तालु, ऑप्शन सी दिया मुथी, ऑप्शन डी दिया दंत। हमसे पूछा जा रहा है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। जब हम क बोलते हैं तो क शब्द गले से निकलता है। आप बोलकर देखिए क, तो ये क का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? ये हमारे कंठ से हो रहा है। इसकी ध्वनि गले से निकल रही है और गले को हम कंठ भी बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा कंठ, ऑप्शन ए। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हमसे पूछ रहा है किसी चीज़ को शॉर्टकट में लिखने के लिए किस चिन्ह को प्रयोग किया जाता है। ये हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लाघव चिन्ह। इसका प्रयोग शॉर्टकट के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लिखते हैं उत्तर प्रदेश, इसका शॉर्टकट किस प्रकार होगा? ये होगा उत्तर प्रदेश। जैसे हम लिखते हैं मध्य प्रदेश, इसका शॉर्टकट रूप किस प्रकार से हो सकता है? इस प्रकार से हो सकता है मध्य प्रदेश। आई बात समझ में आपको? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। ठीक है, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन बी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्यों है ये भी देखिए। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, इस वाक्य के बीच में कौन शब्द लगा है? और शब्द लगा दिया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। देखिए सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, इन दोनों के बीच में कौन शब्द लगा है? और, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। जो मेहनत करते हैं वह सफलता प्राप्त करते हैं, यह किस तरह का वाक्य है? ऑप्शन ए मिश्रित वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिश्रित वाक्य। इस वाक्य में जो शब्द और वह शब्द दोनों को मिश्र कर दिया गया है, इसलिए यह मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, राहुल आज स्कूल नहीं गया, ये किस तरह का वाक्य है? इसमें हम 4 ऑप्शन भी दिए हैं। पहला ऑप्शन है विधानवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी विस्मयवाचक, ऑप्शन डी निषेधवाचक। कौन से इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? इसकी ट्रिक देख लीजिए। किसी भी कार्य का नहीं किया जाना वहाँ पे निषेधवाचक होता है। जैसे आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं खेलने नहीं जाऊंगा, आज मैं होमवर्क नहीं करूंगा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जहां कार्य को पूरा नहीं किया जाता है, वहां पे निषेधवाचक शब्द होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निषेधवाचक। यही बात समझ में आपको? ये बातें आपको याद रखना पड़ेगी, वरना आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी आज्ञावाचक, ऑप्शन सी विस्मयवाचक, ऑप्शन डी निषेधवाचक। देखिए इसमें से कौन सा सही है उसकी ट्रिक देख लीजिए। जहाँ पे भी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि यह काम आपको करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? आज्ञावाचक, क्योंकि आप उसको आज्ञा दे रहे हो। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, आज्ञावाचक। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मेधता, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दत्य। घ शब्द हम अपने मुख से बोलते हैं, तो इसका उच्चारण कंठ से होता है। जब हम घ बोल रहे हैं इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से, ये गले से हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कंठ। संकेतवाचक वाक्य इनमें से कौन सा है?
ऑप्शन ए दिनेश खाना खाओ। ऑप्शन बी वाह कितना सुंदर नज़ारा है। ऑप्शन सी यदि रमेश घर में आया तो नरेंद्र बाहर चला जाएगा। ऑप्शन डी ताजमहल बहुत सुंदर है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें आप देखिए कि संकेतवाचक शब्द कहाँ प्रयोग हो रहा है। तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन सी में यदि रमेश घर में आया तो नरेंद्र घर के बाहर चला जाएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। इसमें क्या हो रहा है संकेत? जैसे ही रमेश घर के अंदर आया तो नरेंद्र घर के बाहर चला जाएगा, ये संकेत हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। गरीबों की सहायता करो, यहाँ पर गरीबों शब्द क्या है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। देखिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। इस वाक्य में किसी व्यक्ति विशेष की जाति प्रदर्शित कर रहा है कि वह किस तरह से प्रदर्शित कर रहा है, गरीब बोलकर। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। टिक लगाइए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रमण क्रिया है? इसमें हमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं। पहला देखते हैं, पानी बरस रहा है। ऑप्शन बी मैं गेहूं पिसवाता हूँ। ऑप्शन सी श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। ऑप्शन डी राम मोहन को हंसा रहा है। देखिए इसमें से सही आंसर क्या है, इसकी ट्रिक देखिए। आक्रमण क्रिया का अर्थ होता है जहाँ कोई क्रिया न हो, मतलब हमारे होने या न होने से कोई फर्क न पड़े, खुद में खुद कार्य होता रहे। जैसे पानी बरस रहा है, नदी बह रही है, तितलियाँ उड़ रही है, चिड़िया चहचहा रही है, मुर्गा चिल्ला रहा है। इस क्रिया में हमारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए पानी बरस रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है। दोस्तों सबसे पहले आप अपना नाम कमेंट्स करके मुझे बताएं हमारा वीडियो कौन कौन देख रहा है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? इसमें हम 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला क्या दिया है? अनिश्चयवाचक। ऑप्शन बी निश्चयवाचक। ऑप्शन सी संबंधवाचक। ऑप्शन डी निजवाचक। ठीक देखिए, समझिए इसको। इस वाक्य में अनिश्चयवाचक क्रिया हो रही है, कोई आ रहा है, हमें पता नहीं कौन आ रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक क्रिया होगी। ऑप्शन ए सही। टिक लगाइए। रवि ने 1 लीटर दूध पी लिया है में विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिणामवाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक। समझिए, जहाँ पर क्वांटिटी शब्द आ जाए वहाँ पर हमेशा परिणामवाचक शब्द होगा। जैसे नापतोल करना, गणना करना, इस तरह से शब्द आएंगे तो परिणामवाचक शब्द होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परिणामवाचक। टिक लगाइए। जो करेगा सो भरेगा में किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी गुणवाचक सर्वनाम। समझिए, जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति करेगा सो भरेगा, मतलब संबंध बता रहा है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम। आई बात समझ में? ग्राहक शब्द में कौन सा लिंग होता है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी स्त्रीलिंग पुल्लिंग। समझिए, ग्राहक कोई भी हो सकता है, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी हो सकता है। इसलिए इस शब्द का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी समाज सेवा, ऑप्शन डी साहित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साहित्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद जी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि पंच परमेश्वर इतनी फेमस रचनाएं हैं कि हर किसी ने इसको देखी है। टीवी पे भी आ गई है और किताबों में भी है। मुंशी प्रेमचंद बहुत सारी की जो रचनाएं हैं बहुत फेमस है, जैसे गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, वरदान, सेवा सदन, निर्मिला, गबन, प्रेमा, रूठी रानी, प्रतिज्ञा, कालाकल्प्य। यदि आपने कविता नहीं पढ़ी हो तो एक बार जरूर पढ़िए, बहुत फेमस कविता हैं, बहुत अच्छी कविता हैं। झरना किसकी रचना है? इसमें फिर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी अज्ञेय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। उन्होंने लिखी झरना, और भी रचनाएं लिखी है, जैसे अपराधी, अशोक, आंधी, इंद्रजाल, उस पार का योगी, करुणा की विजय, गाद गीत, गुंडा, चंदा, गुलाब,
छोटा जादूगर, चूड़ी वाला, तानसेन, दासी, देवदासी, पत्थर के पुकार, पंचायत, प्रतिज्ञा, प्रलय, सलीम, सहयोग और भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। बहुत फेमस रह चुके उस टाइम के जयशंकर प्रसाद। पल्लव किसकी रचना है? इसमें हम 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद जी। इसका सही आंसर है सुमित्रानंद पंत, उनके द्वारा लिखी गई है पल्लव। और भी रचनाएं लिखी गई है, मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में कौन सा पूछ सकता है? पान वाला, उस पार, दंपत्ति, बन्नू, आलू और बैगन, हंस और राजकुमारी, ये रचनाएं सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई है। रंगभूमि के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद जी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर आएगा मुंशी प्रेमचंद जी। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि मुंशी प्रेमचंद जी बहुत सारी जो फेमस है, जिसमें रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, वरदान, सेवा सदन, निर्मला, गबन, प्रेमा, रूठी रानी, प्रतिज्ञा, कालाकल्प है, ये फेमस रचनाएं हैं। ये आपको नहीं याद हो तो याद कर लीजिए। कर्मभूमि किसकी रचना है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें सीधा टिक लगाने मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, वरदान, सेवा सदन, निर्मला, गबन, प्रेमा, रूठी रानी, प्रतिज्ञा, कालाकल्प, ये रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो से आपने कितना सीखा है, इसका टेस्ट लेने के लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका सही आंसर देना है। ये रहे 2 क्वेश्चन। ये रहे क्वेश्चन से, इनके सही आंसर बताइए और साथ में आपका एड्रेस भी बताइए ताकि हम अपने अगले वीडियो में विजेता का नाम बता सकें। बिखरे मोती किसकी रचना है? किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें हम 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको पता होगा किसके द्वारा लिखी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत फेमस है बिखरे मोती। यदि आपने नहीं पढ़ी हो तो एक बार पढ़िए। और भी इनके द्वारा अच्छी अच्छी कविता रचनाएं लिखी गई है। झांसी की रानी, सीधे साधे चित्र, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्षा, अंगूठी की खोज, बिखरे मोती, ये फेमस है कविताएं इनकी। नीली झील किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती, उनके द्वारा लिखी गई नीली झील। और भी रचनाएं लिखी गई है ताकि आपको बता दो, आपको याद रहे। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, सांस की कलम से, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन, नदी प्यासी थी और अंधा युग, ये रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। जो जात पात किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इसके सही ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट, उनके द्वारा लिखी गई है जात पात। उन्होंने और भी रचनाएं लिखी है, जैसे 100 अनाज 1 सुजान, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, बाल विवाह, सीता वनवास, शिक्षा दान, मेघनाथ आदि, ये रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई है। शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? इसमें हम 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इनके द्वारा और भी लिखी गई है रचनाएं, पतन, चित्ररेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेरे रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिखरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, रुपया, सबसे बड़ा आदमी और शिक्षा का उद्देश्य, ये रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई है। इसमें कोई उपन्यास भी है, कोई रचना है, कुछ कहानी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राजा और प्रजा किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन है, इनके द्वारा लिखी गई राजा और प्रजा। और भी रचनाएं लिखी गई है, 100 अनाज 1 सुजान, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, बाल विवाह, ऐसी अनेक रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई हैं। हरिवंश राय बच्चन ने कौन सी रचना लिखी है? ऑप्शन ए क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन बी हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन सी बिखरे मोती, ऑप्शन डी बांस का पुल। इसका सही आंसर है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना उन्होंने लिखी है। और भी रचनाएं लिखी है, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधु कलश, ये रचना उन्होंने लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी रचना लिखी है?
इसमें ऑप्शन ए कफन, ऑप्शन बी निहार, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी आंसू। बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी आंसू। उन्होंने आंसू लिखी है, झरना लिखी है, लहर लिखी है, कामना, कल्याणकारी, विशाखा, ये रचनाएं उन्होंने लिखी है। ये बातें आपको याद होना चाहिए। यदि आपकी हिंदी में कमांड है तो आपको बिल्कुल ये रचना याद होगी। मैथिली शरण गुप्त ने कौन सी रचना लिखी है? इसका सही आंसर आएगा पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी बहुत फेमस कविता है। और भी उन्होंने लिखी है, जैसे संकेत, यशोधरा, भारत भारती, ये उन्होंने लिखी है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर ने निम्नलिखित में कौन सी रचना लिखी है? ऑप्शन ए बापू, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी निहार। इसका सही आंसर आएगा बापू। रामधारी दिनकर ने बापू लिखी है, जो कि बहुत अच्छी कविता है। जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंतर्दर्शी, ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी पारदर्शी, ऑप्शन डी दूरदर्शी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी। ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम इसी तरीके के और वीडियो बना सकें। जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए विश्वसनीय, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी स्वजन, ऑप्शन डी रिश्तेदार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विश्वसनीय। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? इसका सही आंसर आएगा सर्वज्ञ, ऑप्शन बी। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसके लिए क्या शब्द आएगा? नास्तिक आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाचाल। जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या शब्द आएगा? वाचाल, मतलब बहुत बोलने वाला। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाचाल। जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या शब्द आएगा? वाचाल, मतलब बहुत बोलने वाला। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे टॉप 30 मुहावरे और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से होता है ये भी आज हम बताएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप मुहावरों के मास्टर बन जाओगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन बी मुसीबत उठाना, ऑप्शन सी काफी प्रयास करना, ऑप्शन डी काफी संघर्ष करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुसीबत उठाना। वाक्य में प्रयोग, सेठ धनीराम अपने व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाकर उनका व्यापार बढ़ा है। अंधेर नगरी चौपट राजा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किसी के कार्य का उपहास करना, ऑप्शन बी अन्याय का बोलबाला होना, ऑप्शन सी अत्याचार का बोलबाला होना, ऑप्शन डी शासन का विलास प्रिय होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अन्याय का बोलबाला होना। वाक्य में प्रयोग, आजकल के MP MLA पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, उन्हें देखकर बस यही कहता हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। दोस्तों, आप मेरे हर एक वीडियो को मोबाइल की फुल स्क्रीन पे देखें। मैंने हर एक क्वेश्चन को डीप में समझाया है तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आप मोबाइल की फुल स्क्रीन कर लीजिए। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें देखना सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए कठिन कार्य पूरा होना, ऑप्शन बी कठिन कार्य को अधूरा छोड़ना, ऑप्शन सी पवित्र होना, ऑप्शन डी नर्मदा में डुबकी लगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कठिन कार्य को पूरा होना। देखिए, कौन सा क्वेश्चन सोल्व करते वक्त हम टिक लगा के आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग हुआ वो भी हम करेंगे। देखिए, कड़ी मेहनत करने के बाद शिवम को सरकारी नौकरी मिल गई, जिससे उसके पिताजी बहुत खुश है। उन्होंने शिवम से कहा, आज मैं गंगा नहा लिया। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कम सुनना, ऑप्शन बी सुनी सुनाई बात पे विश्वास करना, ऑप्शन सी दूसरों की बात न मानना, ऑप्शन डी कान का कमजोर होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना। वाक्य में प्रयोग, तुम उससे बात मत करो, वह बहुत कान का कच्चा है, हर किसी के बहकाव में आ जाता है। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन बी मुसीबत उठाना, ऑप्शन सी काफी प्रयास करना, ऑप्शन डी काफी संघर्ष करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुसीबत उठाना। वाक्य में प्रयोग, सेठ धनीराम अपने व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाकर उनका व्यापार बढ़ा है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
ऑप्शन ए होशियार होना, ऑप्शन बी अनुभव होना, ऑप्शन सी मतलबी होना, ऑप्शन डी मूर्ख होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुभव होना। वाक्य में प्रयोग, आर्मी वाले उड़ती चिड़िया पहचानने माहिर होते हैं। वह पहचान लेते हैं कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। इसी तरह के एजुकेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत पछताना, ऑप्शन बी चुप रह जाना, ऑप्शन सी हैरान होना, ऑप्शन डी दर्द महसूस करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैरान होना। वाक्य में प्रयोग, जब मोहित ने अपने दोस्त रोहित को बताया कि वह घर बैठे ऑनलाइन 10,000 रुपये महीना कमा लेता है, यह सुनकर रोहित ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रेम होना, ऑप्शन बी रास्ते में फूल बिछाना, ऑप्शन सी प्रतीक्षा करना, ऑप्शन डी आदर सत्कार करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रतीक्षा करना। जब भगवान राम का 14 साल का वनवास पूरा हुआ और जब वो वापस अयोध्या लौटे तो उनके आने की खुशी में सबने आंखें बिछा दी। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मिलकर कार्य करना, ऑप्शन बी धोखे में पड़ना, ऑप्शन सी निराशावादी होना, ऑप्शन डी रफू चक्कर होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रफू चक्कर होना। वाक्य में प्रयोग, चोरों ने पुलिस को अपनी तरफ आते देखकर चोर 9 2 11 हो गए, मतलब भाग गए। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मूर्खतापूर्ण काम करना, ऑप्शन बी असंभव काम करना, ऑप्शन सी थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ऑप्शन डी ज्यादा बात करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। वाक्य में प्रयोग, कबीर की दोहे सुनकर लगता है कि उन्होंने कम शब्दों में पूरी रचना को गागर में सागर कर दिया। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सांस न लेने देना, ऑप्शन बी सोने न देना, ऑप्शन सी बहुत परेशान करना, ऑप्शन डी प्रदूषण फैलाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहुत परेशान करना। वाक्य में प्रयोग, गर्मी की छुट्टी लगने पर घर में बच्चों नाक में दम कर देते हैं। तेली का बेल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पूरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन बी काम करने से बहाना करना, ऑप्शन सी मन लगाकर काम नहीं करना, ऑप्शन डी निर्धन होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूरी तरह काम में लगे रहना। वाक्य में प्रयोग, वर्तमान में माता पिता अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरी करने के लिए कोल्हू के बेल की तरह काम करते रहते हैं। इस वीडियो से आपने कितना सीखा है, इसका टेस्ट लेने के लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका सही आंसर देना है। ये रहे 2 क्वेश्चन। ये रहे क्वेश्चन से इनके सही आंसर बताइए और साथ में आपका एड्रेस भी बताइए ताकि हम अपने अगले वीडियो में विजेता का नाम बता सकें। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कठिन काम करना, ऑप्शन बी बात बात पर लड़ना, ऑप्शन सी कर्जा वसूल करना, ऑप्शन डी पास रहकर दुख देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पास रहकर दुख देना। वाक्य में प्रयोग, नए पड़ोसी रात भर शोर शराबा करके मेरी छाती पर मूंग दलते हैं। टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बदनाम करना, ऑप्शन बी बिना कारण लड़ना, ऑप्शन सी गलत काम करना, ऑप्शन डी अवरोध पैदा करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अवरोध पैदा करना। वाक्य में प्रयोग, रमेश काम तो कुछ करता नहीं है, बस बड़े भाई के काम में टांग अड़ाता रहता है। अंधेर नगरी चौपट राजा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किसी के कार्य का उपहास करना, ऑप्शन बी अन्याय का बोलबाला होना, ऑप्शन सी अत्याचार का बोलबाला होना, ऑप्शन डी शासन का विलास प्रिय होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अन्याय का बोलबाला होना। वाक्य में प्रयोग, आजकल के MP MLA पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, उन्हें देखकर बस यही कहता हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधों में काना राजा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अनपढ़ लोगों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, ऑप्शन बी अंधों के साथ काना व्यक्ति चालाकी करता है, ऑप्शन सी अंधों के मध्य काना बादशाह होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनपढ़ लोगों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। वाक्य में प्रयोग, गाँव में मोहन ने थोड़ी सी संस्कृत क्या सीख ली, वो खुद को पंडित समझने लगा। ऐसे ही लोग अंधों के बीच काना राजा कहते हैं। अंधों में काना राजा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
ऑप्शन ए अनपढ़ लोगों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। ऑप्शन बी अंधों के साथ काना व्यक्ति चालाकी करता है। ऑप्शन सी अंधों के मध्य काना बादशाह होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनपढ़ लोगों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। वाक्य में प्रयोग, गांव में मोहन ने थोड़ी सी संस्कृत क्या सीख ली, वो खुद को पंडित समझने लगा। ऐसे ही लोग अंधों के बीच काना राजा कहते हैं। नमक मिर्ची लगाकर बात को कहना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उपकार न मानना। ऑप्शन बी बड़ा चाहकर बात को कहना। ऑप्शन सी नमक हरामी की सजा देना। ऑप्शन डी नमक मिर्ची सब्जी में डालना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बड़ा चाहकर बात को कहना। वाक्य में प्रयोग, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कही सुनी बात को खूब नमक मिर्ची लगाकर फैलाते हैं। पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्वावलंबी होना। ऑप्शन बी धनवान होना। ऑप्शन सी तेजी से उन्नति करना। ऑप्शन डी सोकर उठना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वावलंबी होना। वाक्य में प्रयोग, पंकज जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ उसकी शादी की बात पक्की हो गई। दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आश्चर्य करना। ऑप्शन बी दीनता प्रकट करना। ऑप्शन सी बहुत हैरान होना। ऑप्शन डी मुसीबत में पड़ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आश्चर्य करना। वाक्य में प्रयोग, जादूगर का आश्चर्यजनक जादू देखकर हमने दांतों तले उंगली दबा ली। आस्तीन का साफ होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए छिपा हुआ मित्र होना। ऑप्शन बी विश्वासघाती मित्र होना। ऑप्शन सी दुष्टों की संगति होना। ऑप्शन डी दुश्मन होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विश्वासघाती मित्र होना। वाक्य में प्रयोग, मैंने रामू पर दया करके उसे नौकरी पर रख लिया था, मगर वह तो आस्तीन का साफ निकला, सारा सामान चोरी कर फरार हो गया। उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रहस्य की बात दूर से जान लेना। ऑप्शन बी अंतर्यामी होने का प्रदर्शन करना। ऑप्शन सी पक्षियों का विशेषज्ञ होना। ऑप्शन डी उपरोक्तों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रहस्य की बात दूर से जान लेना। वाक्य में प्रयोग, आर्मी वाले उड़ती चिड़िया पहचानने में माहिर होते हैं। वह पहचान लेते हैं कि कौन आतंकवादी है या कौन आतंकवादी नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल अनम बाईजीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए महंगाई बढ़ना। ऑप्शन बी रहस्य का मालूम होना। ऑप्शन सी कमाई का पता चलना। ऑप्शन डी वास्तविकता का पता चलना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वास्तविकता का पता चलना। वाक्य प्रयोग, जैसे रमेश की नौकरी छूटी और घर में परेशानियों का पहाड़ टूटा तो उसे आटे दाल के भाव पता चल गए। खून के घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पराजित होना। ऑप्शन बी अपमान सहना। ऑप्शन सी हानि होना। ऑप्शन डी भयभीत होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपमान सहना। वाक्य में प्रयोग, अनुराग हर बात में अपने दोस्त रमेश को बुरा भला कहता है और रमेश खून के घूंट पीता है, वो अनुराग को कुछ भी नहीं कह पाता। हाथ के तोते उड़ाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लाभ के बदले हानि होना। ऑप्शन बी अपमान होना। ऑप्शन सी हैरान होना। ऑप्शन डी डर जाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैरान होना या अचंभित होना। वाक्य में प्रयोग, जेब कतरों ने रमेश की जेब से पर्स चुरा लिया। जब रमेश को पता चला तो उसके हाथ के तोते उड़ गए। लकीर का फकीर होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सरल जीवन यापन करना। ऑप्शन बी परंपरावादी होना। ऑप्शन सी झाड़ फूक पर विश्वास करना। ऑप्शन डी आडंबर विरोधी होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परंपरावादी होना। वाक्य में प्रयोग, रमेश इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी बाबाओं के झाड़ फूक में विश्वास करता है, वो लकीर का फकीर है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जानते हुए भी अपना काम खराब कर लेना। ऑप्शन बी अपने ही काम में रुकावट पैदा कर लेना। ऑप्शन सी जानबूझकर अपने प्रगति के रास्ते में अवरोध खड़ा कर लेना। ऑप्शन डी अपने शुभचिंतक से संबंध खराब कर लेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जानबूझकर अपने प्रगति के रास्ते में अवरोध खड़ा कर लेना। वाक्य में प्रयोग, अपने पिताजी से लड़ झगड़ कर रमेश संपत्ति से बेदखल हो गया। उसने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अक्ल मारी जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए घमंडी होना। ऑप्शन बी बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन सी बुद्धिमान होना। ऑप्शन डी मूर्ख व्यक्ति होना।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धि भ्रष्ट होना। वाक्य में प्रयोग, रमेश के पिताजी रमेश से कहते हैं तुम्हारी परीक्षा कुछ ही दिनों में है और यहाँ तुम मोबाइल पर गेम खेल रहे हो, लगता है तुम्हारी अक्ल मारी गई है। भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सर्दी लग जाना, ऑप्शन बी चापलूसी करना, ऑप्शन डी डर जाना, ऑप्शन डी बिल्ली की आवाज निकालना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डर जाना। वाक्य प्रयोग, भेड़िया जंगल में सभी जानवरों को कहता है वो किसी से नहीं डरता है, पर जैसे ही जंगल के राजा शेर को देखता है वो भीगी बिल्ली बन जाता है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हर तरह का अनुभव प्राप्त करना, ऑप्शन बी अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन सी देश विदेश का अनुभव लेना, ऑप्शन डी विभिन्न नदियों का जल पीना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर तरह का अनुभव प्राप्त करना। अब वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से होगा ये भी देखिए। अशोक के निर्णय से लगता है उसने घाट घाट का पानी पिया है। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें देखना सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए कठिन कार्य पूरा होना, ऑप्शन बी कठिन कार्य को अधूरा छोड़ना, ऑप्शन सी पवित्र होना, ऑप्शन डी नर्मदा में डुबकी लगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कठिन कार्य को पूरा होना। देखिए कौन सा क्वेश्चन सोल्व करते वक्त हम टिक लगा के आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग हुआ वो भी हम करेंगे। देखिए कड़ी मेहनत करने के बाद शिवम को सरकारी नौकरी मिल गई, जिससे उसके पिताजी बहुत खुश है। उन्होंने शिवम से कहा आज मैं गंगा नहा लिया। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खूब कमाना, ऑप्शन बी आय से अधिक व्यय करना, ऑप्शन सी सेखी बघारना, ऑप्शन डी अत्यंत व्यय करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आय से अधिक व्यय करना। तुम्हारी चादर से बाहर पाँव पसारने की आदत से आज हमने उस व्यक्ति से उधार मांगा जिससे हमारी दुश्मनी थी। खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किसी संयंत्र की तैयारी करना, ऑप्शन बी भोजन बनाना, ऑप्शन सी किसी के लिए खाना पकाना, ऑप्शन डी दाल चावल मिलकर बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी संयंत्र की तैयारी करना। अब वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से होगा वो भी देख लीजिए। महेश खेल प्रतियोगिता जीतने के लिए अपने दोस्तों से मिलकर खिचड़ी पका रहा है। इस वीडियो से आपने कितना सीखा है इसका टेस्ट लेने के लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका सही आंसर देना है। ये रहे 2 क्वेश्चन, ये रहे क्वेश्चन से इनके सही आंसर बताइए और साथ में आपका एड्रेस भी बताइए ताकि हम अपने अगले वीडियो में विजेता का नाम बता सकें। दोस्तों मैंने सभी 500 प्रश्नों की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने वीडियो पार्ट टू पार्ट भी बनाया है और एक वीडियो 500 प्रश्नों को बनाया है। आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आप सीखेंगे 100 क्वेश्चन से हिंदी के, 100 क्वेश्चन से हिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन से राजनीति के, 100 क्वेश्चन साइंस के और 100 क्वेश्चन से जनरल नॉलेज के। इन सब का एक वीडियो बनाया है मैंने, आप उस वीडियो को देखिए ज़रूर। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है और हमारे यूट्यूब चैनल अनम बायजूस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। इसी वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए आप एंड स्क्रीन पर टच करें तो अब आप अगले पार्ट पे शिफ्ट हो जाओगे।